नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन में। इकाई 2 हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें आज आपकी यह चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आपका रिवीजन हो रहा है और साथ ही साथ आप स्वयं से भी रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो आपकी कक्षा है वो आपकी चौथी क्लास होने वाली है। नाम जो है इस टॉपिक का वो है आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसकी जो आदिकालीन साहित्य है उसकी परिस्थितियां किस प्रकार से थी और उसकी प्रवृत्तियां अर्थात उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो प्रवृत्तियां का अर्थ यहाँ पर विशेषताओं से ही है। और जैसा कि शुक्ल जी ने बताया है, जो काल विभाजन किया है विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 तक का जो कालखंड है वो आपका आदिकाल ही कहलाता है। ठीक है, आगे आपका भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है, जितने भी आपके काल विभाजन है तो उसमें सर्वोपरि अगर देखा जाए तो काल विभाजन किसका माना जाता है? शुक्ल जी का। बहुत सारे जैसे मिश्र बंधु हैं, ग्रियर्सन है, ठीक है, और आपके शिव सिंह सरोज लिखी गई। तो ये सारी ही जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को एक तरीके से वैज्ञानिकता का अभाव माना गया इन सब में, है ना। तो जो विधेयवादी पद्धति के आधार पर जब 1929 में जो इनकी कृति आती है शुक्ल जी की, कौन सी? हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसी में जो काल विभाजन है उसके आधार पर हिंदी साहित्य को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला अगर विषय अगर हम देखें तो पहला जो विषय था हिंदी साहित्य के इतिहास में वो हम लोगों ने दर्शन पढ़ लिया था अच्छे से। वो क्लासेस नहीं अटेंड की हैं तो जरूर अटेंड कर लीजिए। दूसरा जो है वो आपका इतिहास लेखन की जो पद्धतियां थी, ठीक है, जैसे पद्धति आपकी वर्णानुक्रम पद्धति आई, ठीक है, काल क्रम के अनुसार पद्धति आई, जैसे लेखकों के जन्म के अनुसार में पद्धति, फिर विधेयवादी पद्धति आई, है ना। तो विधेयवादी पद्धति में जो रचना थी उसको ज्यादा विशेष महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, तो रचनाकार तो कोई भी हो सकता है लेकिन जो रचना की मूल प्रवृत्तियां थी उसकी क्या विशेषताएं थी, उसमें किस प्रकार से जो लेखन कार्य है वो संपन्न हो रहा था, वो सारी चर्चा हम लोग उसमें कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा काल विभाजन का, और ये जो काल विभाजन और नामकरण वाला है ये टॉपिक, ये आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आदिकाल की विशेषताएं क्या थी, क्या उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या थी, मतलब जो साहित्य लिखा जा रहा था वो किस प्रकार का था। जैसे आप पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज रासो में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो जो आलोचक हैं, आलोचकगण हैं, वो इसको प्रामाणिक मानते हैं, है ना, और कुछ जो है वो अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्या इसमें ऐसा था जो प्रामाणिक और अप्रामाणिक के रूप में हम लोग इसको देखते हैं? तो वही जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बिंदु है कि साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन रहने वाली चेतना की व्यक्ति है। ये तो सभी को पता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जब जब हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ जो भाव हैं, जो समाज की प्रवृत्तियां हैं, वही दृष्टिगोचर होकर के हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो नवीन और नवीन वाली चेतना, नवीन रहने वाली चेतना की व्यक्ति होती है साहित्य में। इसी काल विशेष के साहित्य के जानकार से तदयुगीन मानव समाज को समग्रता जाना जा सकता है। जो भी उस आदिकाल में जो लेखकगण रहे हैं, ठीक है, आचार्य जो संस्कृत आचार्यगण रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से रचनाएं लिखी हैं, तो उनके आधार पर, उनकी लिखी हुई जो कृतियां हैं उनके आधार पर उस समय को बहुत ही अच्छी तरीके से जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में किसी काल विशेष की साहित्य में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां तत्कालीन परिस्थितियों के सापेक्ष होती हैं। ये तो सभी को पता है, जो प्रवृत्तियां चल रही थी, जिस प्रकार से वहां पे समाज का जो विशेषताएं थी, जो परिस्थितियां थी, उसी के अकॉर्डिंग आपका साहित्य भी लिखा जा रहा था। यह सिद्धांत इस बात की आवश्यकता पर बल देता है कि साहित्य के प्रेरक तत्व के रूप में हम युगीन परिवेश को अवश्य जान लें, है ना। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर समय का जो भी उसकी काल है, परिस्थिति है, जाति है, या फिर धर्म है, या फिर सांस्कृतिक रूप से जानना है, राजनीतिक रूप से जानना है ना, तो ये सारे ही परिप्रेक्ष्य आपको पता करने के लिए वहां का जो साहित्य है वो पढ़ना पड़ेगा। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से परिचित होने से पूर्व कारण स्वरूप तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का आकलन कर लेना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, सबसे जो आपकी शुक्ल जी की पुस्तक है इसमें जो आमुख दिया हुआ शुरुआती जो पेज है ना, जो भूमिका के रूप में हमारे सामने आते हैं, उससे एक बार प्रश्न बना था, है ना। तो पूरी पूरी पुस्तक अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी पूरी पुस्तक पढ़ाई गई है। लगभग 97 वीडियोज हैं। अगर ये वीडियोज आप देख लेते हैं तो आपका जो आधार है ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होने वाला है। और ये एक बार मजबूत हो गया तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद,
जो भी आपकी है, कवि, समकालीन कविता है, समकालीन साहित्यिक पत्रिका है, या कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, ये सारी ही चीजें आप अच्छे तरीके से बहुत अच्छी तरीके से पता कर पाएंगे, है ना। कभी कभी होता है ना कि भारतेंदु युगीन इनमें से कौन से रचनाकार नहीं है। अब आपने पढ़ा ही नहीं हो उस साहित्य को या फिर उस समय को पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे टिक लगा पाएंगे सही उत्तर पर। इसी वजह से कहते हैं कि जो साहित्य है, इतिहास है, उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि इसमें एक बार यही प्रश्न बना था कि इसमें सांस्कृतिक शब्द ना होकर के सांप्रदायिक शब्द था, है ना। तो सबको ये लगा कि सांप्रदायिक तो आ ही नहीं सकता है शुक्ल जी की पुस्तक में, सांप्रदायिक तो बात का है, जैसे तमस वगैरह आप पढ़ते हैं, झूठा सच पढ़ते हैं, है ना, जिंदगी नामा पढ़ते हैं, तो उसमें आना चाहिए। लेकिन बहुत से तब ये जो प्रश्न पत्र था ये मैंने भी दिया था, उस समय मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था जेआरएफ, परंतु मैंने कोशिश ये की थी कि पूरी पूरी पुस्तक को मैं पढ़ के जाऊं, लेकिन शुरुआती पेज उतना मैंने रिवीजन नहीं किया था, लेकिन एक अंदाजन मैंने लगा दिया था सांस्कृतिक तो होना ही चाहिए, तो सबने, ज्यादातर बच्चों ने सांस्कृतिक लगाया था, लेकिन वो प्रश्न गलत हो गया था, है ना। बहुत सारे बच्चों का वो प्रश्न गलत हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें तो ये चीज आपको पढ़नी है कि जो भी लाइन दी गई है उस पुस्तक में वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1050 विक्रम से लेकर संवत 1375 विक्रम संवत तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अच्छा, शुक्ल की पुस्तक जिन्होंने पढ़ी होगी उन्होंने पीछे शब्द बहुत यूज किया है। पीछे का अर्थ यहाँ पर क्या है, पीछे का अर्थ वो आगे से करते हैं, तो हमीर देव का जब समय चल रहा था उसके आगे तक माना जा सकता है ना। इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। इन्होंने कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं नहीं, ज्यादातर सभी जगह में पीछे शब्द यूज किया है, तो हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, राजा महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान यथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका समय 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी, जैसे मैंने बताया कि सभी लेखकों के अपने अपने विचार हैं। जैसे आप मान लीजिए पीएचडी करते हैं, है ना, तो पीएचडी में सब लोग अपनी अपनी रिसर्च करते हैं ना। मान लीजिए प्रेमचंद है, ठीक है, तो प्रेमचंद को लेकर के इतनी वो रिसर्च हो चुकी है कि आप अब इसमें क्या नया खोज के लाएंगे, साहित्य को क्या नया प्रदान करेंगे, है ना। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं कि सबने अपनी अपनी परिकल्पना की, सभी ने अपनी अपनी चीजों को विस्तार पूर्वक रखा, तो किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, लेकिन सर्वोपरि रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले शुक्ल जी की पुस्तक को ही माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का स्वीकार किया। फिर इस काल की विभिन्न परिस्थितियों का आकलन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। कौन कौन से शीर्षक है? सबसे पहले आप देखेंगे आदिकालीन की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, जो साहित्यिक विशेषताएं थी, उसमें सबसे ज्यादा वीर रस की प्रधानता मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें बताते हैं कि इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं सर्वाधिक लिखी गई, इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, है ना। इन्होंने काल विभाजन में दोहरी नाम पद्धति अपनाई है ना शुक्ल जी ने, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा है। लेखक राजा के आश्रित थे, जो लेखक गण थे, जो कवि थे, या चारण कवि बोल सकते हैं। चारण अर्थात जो वहां पे राज्य में रह करके उनकी प्रशंसा लिखते थे, है ना। कुछ कुछ कवि ऐसे होते थे कि उनकी झूठ मूठ की ही कल्पना करके और युद्ध का सजीव वर्णन कर लेते थे। तो वही चीज बताते कि लेखक राजा के आश्रित रहते थे, इसलिए उन्हें कई बार ना चाहते हुए भी राजा की वीरता व महानता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना पड़ता था, जिससे राजा प्रसन्न होकर उन्हें प्रोत्साहन राशि देते थे और उसी से उनकी रोजी रोटी एक प्रकार से चलती थी। विदेशी आक्रमण के कारण निरंतर युद्ध हुआ करते थे, इसीलिए भी वीर रसात्मक ग्रंथों का आधिक्य है। यथा पृथ्वीराज रासो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये इसमें आपका कौन सा लगा हुआ है, रेवा तट लगा भी हुआ है पृथ्वीराज रासो का, है ना। परमाल रासो, ये भी आपका एक तरीके से वीर रस की प्रधानता वाला ग्रंथ है। हमीर रासो, तो ये तीनों ही ग्रंथ देखा जाए तो वीर रस की प्रधान से उत्प्रोत है। दूसरी विशेषता क्या थी कि युद्धों का सजीव वर्णन था। वीर गाथा काव्य में वीर रस के साथ साथ कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर युद्ध का वर्णन होगा तो युद्ध में तो कोई श्रृंगार रस तो आएगा नहीं, ये ना ही वात्सल्य रस आएगा, है ना। वीर गाथा का वर्णन होता था तो वीर रस ही आएगा, है ना। तो वीर रस का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है आदिकाल में। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार इस काल की कृतियों का युद्ध वर्णन मार्मिक तथा सजीव हुआ है। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते जाइएगा कि श्याम सुंदर दास का यह कथन है। चारण लोग अपने आश्रयदाता के साथ, चारण लोग का अर्थ यहाँ पर क्या है, चारण लोग जो उनके दरबार में रहते थे कवि लोग, उन्हीं को चारण लोग अपने आश्रयदाता के साथ युद्ध भूमि में प्रस्थान करते थे तथा युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार करते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः वह वास्तविक अनुभूति का वर्णन करते थे। देखिए, दो प्रकार से थे।
अगर युद्ध होते थे तो उसमें पूरा-पूरा सजीव वर्णन तो देखने को मिलता ही था, साथ-साथ में क्या मिलता था, कल्पना का भी उसमें समावेश होता था। इसी वजह से जो आदिकालीन जो साहित्य है, उसमें प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता दोनों चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है ना? कि प्रामाणिक भी है पृथ्वीराज रासो, लेकिन कहीं-कहीं ऐसा है कि वो अप्रामाणिक और जाली ग्रंथ कह दिया गया है। किसके द्वारा? शुक्ल जी के द्वारा। शुक्ल जी बोल देते हैं कि पृथ्वीराज रासो जाली ग्रंथ है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कल्पना का समावेश है कि यथार्थ जीवन वो मुमकिन नहीं है। तो वही चीज़ है कि अतः वास्तविक अनुभूति का वर्णन यहाँ पर करते थे चारण लोग। तीसरा क्या है? तीसरा बिंदु है श्रृंगार रस का प्रतिपादन। अब देखिए, इस काल में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। इस युग में रचित वीर काव्य ग्रंथ में वर्णित युद्धों का मूल कारण कोई ना कोई राजकुमारी ही होती थी, है ना? या तो जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया की या तो जमीन उनको चाहिए होगी, है ना? है ना? 3 चीज़ें होती है ना, जर, जोरू और जमीन, इसी के लिए लड़ाई है ना? इसी के लिए लड़ाई होती थी, है ना? जर मतलब धन, जमीन मतलब तो जमीन सभी को पता है, जोरू मतलब राजकुमारी या फिर कोई भी महिला, ठीक है? तो उसी को इसी के कारण लड़ाइयाँ होती थी। ऐसी स्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस का आना अनिवार्य था। राजकुमारी का जो नक्षिक वर्णन है, आप देखते हैं नक्षिक वर्णन, वो इसी वजह से आता है, नक्षिक वर्णन, है ना? क्योंकि कुमारियों का जो स्वरूप है, उनकी सुंदरता है, उसको लेकर के भी चारण कवि बहुत ही बढ़-चढ़ कर के लिखते थे। ऐसी स्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस का आना अनिवार्य था। राजपूत राजा जहाँ शौर्य एवं वीरता का परिचय देते, वहीं साथ ही साथ सुंदर कुमारियों से विवाह करने के लिए भी इच्छुक रहते। बीसल देव रासों में संयोग वियोग दोनों श्रृंगार रूपों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संयोग रस का भी हुआ है और वियोग रस का भी हुआ है। जैसे आप पद्मावती का देखते हैं ना, पद्मावती आपका लगा भी हुआ है यूजीसी ने जेआरएफ सिलेबस में, तो उसमें एक तरीके से वियोग वर्णन ज्यादा देखने को मिलता है। अब चौथा बिंदु है कि कल्पना का बाहुल्य एवं ऐतिहासिकता का अभाव। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि युद्धों का वर्णन तो करते ही थे, साथ में जो कल्पना का समावेश है वो उसमें भी जहां-तहां कर देते थे। वीर रसात्मक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, अतः उसमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। अपने आश्रयदाता की तुलना अद्भुत अलौकिक शक्तियों के साथ करना इन कवियों की जरूरत थी। कल्पना के द्वारा इन कवियों ने प्रत्येक वस्तु को रंगीन और अद्भुत बनाने का प्रयास किया है। साधारण घटना भी चमत्कारपूर्ण बना दी जाती थी। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे तत्कालीन इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्य में उपलब्ध होता है, वह इतिहास सम्मत नहीं है। इन ग्रंथों में तथ्य कम व कल्पना अधिक है, परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो ग्रंथ है, वो तत्कालीन इतिहास से मेल खाते नहीं है, है ना? जो इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं, वो ग्रंथ एक तरीके से जाली जान पड़ते हैं उनके सामने, है ना? तो वही चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रासो काव्य है, वो भी एक प्रकार से रासो काव्य भी इतिहास सम्मत नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कल्पना का ज्यादा समावेश देखने को मिलता है। पांचवी प्रवृत्ति क्या है कि राष्ट्रीय एकता का अभाव है इसमें। क्यों? आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव है। कवि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। उस काल में प्रजा अपने अपने राजा अधिकार क्षेत्र को ही देश मानती थी। जैसे मान लीजिए आपका कोई इंडिया का मैप है, तो उसमें आप देखते होंगे, है ना? तो ये मान लीजिए मैप है, तो उसमें आप देखते होंगे कि मान लीजिए कोई अगर जैसे है ना, जैसे मगध है, तो ये मगध का ही क्षेत्र को ही अपना देश समझते थे। पूरा ये देश को समझते ही नहीं थे कि ये मेरा देश है या एक ही राजा है, ऐसा तो कुछ नहीं था। सब लोग अपने-अपने, जैसे दक्षिण का अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे पूर्वी अलग है, ठीक है? उत्तर में सब अलग है। तो इस प्रकार से विभाजन था, इसी विभाजन को लेकर के इसमें मतभेद ज्यादा होते थे। वहां की अगर जमीन देखती तो वो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लड़ाइयां करते थे, या राजकुमारी को पाने के लिए लड़ाइयाँ करते थे, और वही 3 चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी, जर, जोरू और ज़मीन के लिए। ठीक है? तो इसी वजह से इसमें राष्ट्रीयता का एकता का अभाव माना जाता है। उसके प्रति अपनी पूरी आस्था और निष्ठा रखती थी। पड़ोसी राज्यों को वह शत्रु राष्ट्र समझते थे, इस कारण बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का अभाव इसमें देखने को मिलता है। उस काल में भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था और राष्ट्रीयता की भावना का पूर्णतः अभाव था, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया इसमें, ठीक है? अगला बिंदु है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ऑब्वियस सी बात है, जिनके घर में रहेंगे उनकी प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दाल रोटी कैसे चलेगी कवियों की। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं व सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी प्राप्त होता था जब वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। रासो ग्रंथ में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। उनके धर्मवीर रूप का, युद्ध कौशलता का, ऐश्वर्य आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। ऐसा वे जीविकोपार्जन के लिए करते थे। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इसी कोटि के प्रशंसा परक काव्य रचनाएं हैं। सातवां बिंदु क्या है कि भाषा और प्रबंध काव्य।
लेखन हिंदी भाषा का विकास चाहे आदिकाल से ना हुआ हो, परंतु उसका विकास इस काल में ही प्रारंभ में हो गया था। डिंगल भाषा में भले ही अपभ्रंश की झलक मिलती है, मगर मैथिली में विद्यापति ने जो लिखा है वह स्मरणीय है। क्या लिखा है विद्यापति ने, है ना, अपनी भाषा को लेकर के लिखा है। इन ग्रंथों में डिंगल और पिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग भी हुआ है। मैथिली, ब्रज और खड़ी बोली में केवल मुक्तक काव्य ही थे, किंतु डिंगल के छोटे छोटे अनेक प्रबंध काव्य देखे जा सकते हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, अनुस्वारांत प्रवृत्ति एवं द्वितीय वर्णों की प्रधानता भी रासो की भाषा में उपलब्ध है। द्वितीय वर्ण मतलब जो दो व्यंजनों से मिले होते हैं उनको द्वितीय वर्ण कहते हैं, ठीक है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति, ठीक है, जैसे जो लास्ट के जो पंचम वर्ण होता है ना, तथा ददा ना, है ना, यारा लवा, तो इस प्रकार से जो अंत के जो 5 वर्ण होते थे उनको ही अनुस्वारांत प्रवृत्ति और द्वितीय वर्णों की प्रधानता इन काव्यों में मिलती थी। डिंगल भाषा और पिंगल भाषा तो पता ही है आप लोगों को ना, अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा जब मिल जाती है तो वो पिंगल भाषा कहलाती है, और डिंगल भाषा जब राजस्थानी और अपभ्रंश का योग होता है तो वो डिंगल भाषा कहलाती है ना। इसका योग भी पूछा जाता है डिंगल और पिंगल भाषा का, तो ये याद रखिएगा। ये आपका भाषा और प्रबंध काव्य किस प्रकार से रचनाएं रची जा रही थी, तो ये एक प्रवृत्ति हो गई। अगली प्रवृत्ति है कि अलंकार और छंद प्रयोग। वीर काव्य में वीर रस की प्रधानता से अतिशयोक्ति अलंकार का बहुधा प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का चित्रण भी इन काव्य ग्रंथों में मिलता है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रासो ग्रंथों में अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपभ्रंश काव्य लिखा जा रहा था उसका जो प्रसिद्ध छंद था वो क्या था, दोहा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपका होमवर्क प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो भरत मुनि जी हैं उन्होंने अनुप्रास 4 प्रकार के माने हैं, वो 4 प्रकार के अनुप्रास कौन से हैं, 1 2 3 4, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। जिनको नहीं पता है वो ढूंढिए, जिनको पता है वो आंसर दीजिएगा। नवा है हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकाल के साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी उसके महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब शुरुआत होती है ना तो शिशु रूप में शुरुआत होती है किसी भी चीज की, उसके बाद वो धीमे 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 अपना आकार लेने लगती है। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि उसका जो साहित्य है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इसका आरंभ कविता से ही हुआ है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में गद्य पद्य दोनों रूपों में काव्य रचना की प्रधानता थी, है ना, जिसको हम लोग चंपू काव्य भी कहते थे, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काव्य रूप में ही हमको वर्णन देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में पर्दापण तब हुआ जब मुद्रण का प्रचार प्रसार हुआ था। ये तो आप सभी को पता है, हिंदी साहित्य का जब तभी पर्दापण होता है जब जब छपाई होने लगी थी, मुद्रण होने लगा था, जब प्रचार प्रसार बढ़ने लगा था, तभी हिंदी अपने स्वरूप में ढली थी, है ना। अब ये आदिकाल साहित्य है। आदिकालीन साहित्य किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, तो ये आप समझ लीजिए। अपभ्रंश साहित्य और भाषा साहित्य, ये 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें जो अपभ्रंश साहित्य वो धार्मिक साहित्य कहलाता था, है ना। अपभ्रंश धार्मिक साहित्य के लिए और भाषा साहित्य एक तरीके से लौकिक साहित्य कहलाता था। धार्मिक साहित्य को भी 3 भाषाओं में विभाजित किया गया, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और ऐतिहासिकता परक, है ना। तो जैन साहित्य 943 से 1143 ईस्वी समय है, बौद्ध साहित्य का 700 से 1143 ईस्वी, और जो ऐतिहासिकता परक काव्य है जैसे संदेश रासक जैसे काव्य, ये ऐतिहासिकता परक है, ठीक है। अब बौद्ध यान की भी 2 शाखाएं विभाजित हो गई, एक हीनयान, एक महायान। महायान भी 2 विभाजन में 2 खंड विभाजित हो गए, एक वज्रयान और एक साहजयान। फिर वज्रयान भी एक खंड विभाजित जिसका नाम है मंत्रयान। मंत्रयान का अर्थ क्या है कि मंत्रों द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करने के कारण जो सिद्ध कहलाए थे, सिद्ध और नाथ, वो 2 खंडों में विभाजित हो गए। तो मंत्रयान में भी सिद्ध साहित्य आया और नाथ साहित्य आया, है ना। तो ये एक तरीके से वर्णन है। और अगर लौकिक साहित्य की बात करें तो डिंगल या वीरगाथा साहित्य है ना। उसके बाद में साहित्यिक प्रबंध काव्य के रूप में जैसे पृथ्वीराज रासो है ना। और वीरगाथा साहित्य में वीर गीतों के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है, तो बीसल देव रासो है, ठीक है, जिसके राजा उड़ीसा चले जाते अपनी रानी को छोड़ करके, है ना। इन सब की चर्चा हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि आदिकाल की जो विशेषताएं हैं, तो उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियां थी, वो किस प्रकार से साहित्य रचा जा रहा था और लिखा जा रहा था, है ना। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपको भी जुड़ना है हमारे पेड बैच से, तो 7209973250 से जरूर कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, और आपको सारी जानकारी इसमें प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक हमारा रासो साहित्य ही होने वाला है। जुड़े रहिए हिंदी ओशन के साथ में। सभी का आभार एवं धन्यवाद।